हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम डिजास्टर मैनेजमेंट था, उसका पार्ट 2। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पार्ट 1 में चीज़ों को पढ़ा था और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पार्ट 1 ज़रूर देख कर आइए, बिकॉज ताकि आपको भाई कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बेस क्लियर रहे। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या एलिमेंट्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, आइए समझते हैं। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में मतलब पार्ट 1 में हमने फ्रेजेस देखे थे कि क्या है फ्रेजेस डिजास्टर मैनेजमेंट के, है ना, कि कैसे हम स्टार्टिंग में क्या करें, फिर हम रिस्पॉन्स क्या दें अगर डिजास्टर आ गया है, और उसके बाद हम रिकवरी कैसे करें। तो ये सब हमने समझा था। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स देखना चाहेंगे कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या होते हैं। तो देखिए पहला है रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो उसको हमने देखा था वहाँ पे, जो हमने समझा था वो हमने देखा था कि भाई हम फ्रेजेस के अंदर पहला हमने देखा था कि भाई डिजास्टर के आने से पहले हम रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमने ये समझा था। फिर हमने दूसरा फ्रेज लास्ट पार्ट में जो देखा था वो देखा था कि रिस्पॉन्स, डिजास्टर के टाइम पे हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे, वो हमने समझा था। और तीसरा फ्रेज हमने देखा था कि डिजास्टर आ गया तो हम रिकवर कैसे करेंगे। लेकिन अब कंफ्यूजन ना रहे, मैं आपको समझाऊं इस पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हम इस पार्ट में इसको समझ रहे हैं। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे रिस्क रिडक्शन में क्या आता है कि डिजास्टर का जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए कि वो खतरा कम से कम हो, इसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और अगर स्ट्रैटेजी आपने बढ़िया बनाई है तो इससे आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। बचा सकते हो कैसे? कुछ ऐसे मेजर्स उठा के जो भाई ठीक है मुसीबत को आने से रोके। तो यही बात होती है। अगर मान लीजिए डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए आपने अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई या एक प्रिवेंशन के लिए आपने अच्छा कुछ कदम नहीं उठाए, तो यही एक वजह बन जाती है कि जब डिजास्टर आ जाता है, पहली चीज तो, और आता है तो वो लाखों हजारों लोगों की जिंदगी खा जाता है। तो डिजास्टर के लिए रिस्क रिडक्शन मतलब डिजास्टर रिडक्शन, अगर उसके खतरे को आप रिड्यूस करोगे तो इसका मतलब कि आप मुसीबत को भी रिड्यूस करोगे। तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे रिस्क रिडक्शन को? इसको आप डिफाइन करोगे एज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज वल्नरेबिलिटीज, हजार्ड्स एंड अनफोल्डिंग ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट्स थ्रू आउट द सोसाइटी इन द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान है, इसको हिंदी में समझाती हूँ मैं कि ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि आपने एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्रैक्टिसेस को अपनाया ताकि जो भी खतरा है वो कम से कम हो सके और जो सोसाइटी में जिंदगी जी जा रही है उनके डेवलपमेंट में कोई अड़चन ना आए। इतनी बात समझ गए। अब देखिए डिजास्टर को रिड्यूस करने में बहुत सारी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। उनमें कुछ आती हैं कि भाई देखिए यहाँ पे किस किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये डिपेंड करता है कि कितना लेवल है हजार्ड का, कितना खतरा है। देखना है कि आखिरकार कितने खतरे से कम्युनिटी जूझ रही है। अगर थोड़ा खतरा है तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को रखेंगे। अगर ज़्यादा खतरनाक डिजास्टर आने की संभावना है तो हम उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें ऐसी कैपेसिटी मतलब इंस्टीट्यूशंस को ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी अपने अंदर इतनी जो है वो कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। और साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, सिविल लोगों का बहुत ही सिविल बीइंग्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो कम्युनिटी को भी प्रिपेयर रखना होगा कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। वही बात मैं बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हम अपनी बिल्डिंगों से निकल के बिना लिफ्ट का उपयोग करें सीधा एक ग्राउंड पे जाके खाली खड़े हो जाएं। तो ये एक आम नॉलेज है और सब सारे लोगों को है मोस्टली। तो इस तरीके से कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है। और इनसे ज़्यादा खतरनाक ये है कि ये सारे एफर्ट्स जो है, हालांकि है ना, वो सेफ्टी कल्चर का काम करते हैं, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये कैसे आएंगे? जैसे आपने एजुकेट करा, लोगों को ट्रेन करा, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। और हमें ये बात समझनी होगी कि एक बार कुछ भी करने से हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। हमें इस चीज़ के लिए लगातार चीज़ें करनी होंगी। अभी समझिए मिलिट्री को अगर वो एक बार खाली ट्रेनिंग कर ले, एक बार प्रैक्टिस कर ले, तो क्या वो किसी दुश्मन से लड़ सकती है? नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली रीट्रेनिंग करा करती हैं। उनकी ट्रेनिंग
मॉक ड्रिल्स वगैरह हुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पता होता है कि भाई अगर हमें आगे फ्यूचर में लड़ना है तो हमें लगातार अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखना होगा, और यही यहाँ पे भी है। हुँ? इसलिए इंसान की नॉलेज जो है, इंसान की जो ज्ञान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिजास्टर को रिड्यूस करने में। कभी देखा होगा आपने, काफ़ी नेचुरल चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप पहाड़ों पे जाएँगे ना, तो एक कॉमन बात बताती हूँ, थोड़ा-सा टॉपिक से किनारे हट के। तो उन पहाड़ियों जो पहाड़ी होते हैं उनको पता होता है कि भैया थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पे बर्फ़ गिरने वाली है। तो मौसम और प्राकृतिक, ये खुद नेचर बताता है चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे चिड़िया अलग तरह से साउंड करती है, वो लोग पशु पक्षियों को ये सब चीज़ें पहले पता होती हैं, तो वो घबराए से रहते हैं। तो इसलिए नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी नेचर को लेके नॉलेज हो, चाहे आपको बाद में करना क्या है, कैसे करना है, उसको लेके नॉलेज हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और जो पुरानी नॉलेज अवेलेबल है कम्युनिटी के पास में, समझ रहे हैं, उसके साथ साथ जो नॉलेज हम रिसर्च से पाते हैं, जो नॉलेज अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से पाते हैं, कि अगर आप आग के पास गए हैं और कभी जले हैं तो आप दोबारा नहीं जाएंगे आग के पास में। तो सेम ये जो एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलती है, रिसर्च से नॉलेज मिलती है, और साथ ही साथ जो हमारे दादा परदादा ने नॉलेज दी है, उन सबको मिला के हमें चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करना होगा। अब देखिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो फ्रेमवर्क है, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें एक्शंस आते हैं, जैसे कि पॉलिसी, क्या पॉलिसी बना रहे हो रिस्क को मैनेज करने के लिए। दूसरी बात कि असेसमेंट ऑफ रिस्क, जैसे कि आपका हज़ार्ड एनालाइज करना, जो भी खतरा है, जहाँ जितना खतरा है उनको समझना, कितना खतरा किस एरिया में है, किस लोगों को है, किस पर्टिकुलर जगह पे है, इन सब चीज़ों को। उसके बाद कि जो भी खतरा है, जो भी रिस्क है, उसके बारे में लोगों को बताना, कैसे? मास मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू। प्लान्स को ऐसे बनाना जिससे हम रिस्क को हटा सकें। प्लान को इम्प्लीमेंट करना, प्लान बना के अपने जेब में नहीं रखना है, प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पहले से लोगों को जो है चीज़ें बता दो, वार्निंग दे दो, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि भैया देखो ये मुसीबत आने वाली है, ये ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर रखना है ना, या नॉलेज का यूज़ करना। और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि अगर अच्छे से आपको रिस्क का डिजास्टर की रिस्क का मैनेज करना है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना आप सारे स्टेक होल्डर्स को के पास कितनी नॉलेज है। अब मान लीजिए कि कोई ट्रेन लड़ी, ठीक है, तो आपको तो पता है कि सबको भई एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद वहाँ पे उनको लोगों को निकालना भी है, उसके लिए भई पुलिस फ़ोर्स की भी ज़रूरत है, सब कुछ चाहिए। अब लेकिन इनके पास मेडिकल वाले के पास नॉलेज है, पुलिस वाले के पास नॉलेज मान लीजिए नहीं है, या मान लीजिए कि भई रिहैबिलिटेट करने के लिए जो पहुँचे हैं, उन पर्सनल के पास नॉलेज नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर उनको नहीं है, कैसे क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन मिलना, नॉलेज क्या मतलब, इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज आसानी से हो जाए, ईज़िली सबको मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको पता है क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पे, लेकिन हम सबको ये बात बताएँ और लोग टाइम पे पहुँच जाएँ, तब तो ये बात ज़रूरी है। तो इसलिए इसके लिए डेटा की बहुत ज़रूरत होती है, कि डेटा जो ऑनगोइंग रिसर्च का डेटा है वो ज़रूरत है। नेशनल प्लानिंग का डेटा हो गया, हज़ार्ड्स को मॉनिटर करना लगातार, कि कहाँ पे कैसी मुसीबतें चल रही हैं, कब क्या दिक्कतें आ सकती हैं, है ना? रिस्क को प्रॉपर एक्सेस करना, ये सब काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर सही डेटा है, तो इससे आप हर एस्पेक्ट में डिज़ास्टर को कम कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? रिस्क रिडक्शन के अंदर मैंने आपको कोशिश करी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अब इसी के अंदर पॉइंट आता है एक मिटिगेशन का। देखिए, मिटिगेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आपको समझाते हैं। पहला, ऐसे कुछ मेजर्स जिनका काम होता है कि जो डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ रहा है उस सोसाइटी पे, वो कम हो जाए। ऐसे आप कुछ कदम उठाइए। दूसरी बात, कि ऐसे एफर्ट्स लीजिए जिससे आप डिजास्टर को रोक सकें, कि वो दूसरा डिजास्टर के साथ मिलके और कुछ बड़ा डिजास्टर ना बन जाए। अब जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया था, ठीक? अब अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भयानक होने लग गई। अब उस लैंडस्लाइड की वजह से मान लीजिए कि नीचे खूब सेडिमेंट्स जम गया, और अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गया, बादल भी फट गया, और ये भी बाढ़ आ गई। तो ये सब एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस पे रोकना। तीसरी बात, कि डिफर्स फ्रॉम द अदर फ्रेजेस। क्यों? ये बाकी सारे फ्रेजेस से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसका फोकस होता है, मिटिगेट करने का फोकस ये होता है मिटिगेशन का, कि हम एक ऐसे लॉन्ग टर्म मेजर्स उठाएं जिससे हम आने वाले कई सालों के बाद भी डिजास्टर को, रिस्क को खत्म कर सकें। ठीक है? और चौथा इसका काम ये होता है कि ऐसे कुछ
एक्शंस लिए जाएं, है ना, और वो एडवांस में लिए जाएं कि डिजास्टर के आने से पहले ही ऐसे एक्शंस लिए जाएं जिससे जो भी कम्युनिटी है उस पर अफेक्ट ना पहुंचे। क्लियर है? तो इतना कुछ फायदे हैं, तो इसलिए हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि कई सारे स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, एरिया वाइज चलाए जाते हैं और ऐसे भी नेशनल लेवल पे चलाए जाते हैं, जिससे हम नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट और कम कर सकें, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए दिक्कत ना हो, डेवलप हो, अपनी खुद की वो लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो किसी के मोहताज ना रहे, वो ऐसा डिजास्टर आने पे अपना खुद का ऐसा मैकेनिज्म हो उनके पास कि वो इससे बाहर निकल सके। इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे जो कम्युनिटी है उसके पास प्रॉपर सपोर्ट मिले, उसको एनजीओस का, है ना, उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, इसको ऐसा मजबूत करा जाए कि अगर कोई दिक्कत है तो इमरजेंसी के टाइम पे सब कुछ आसानी से मिल सके कम्युनिटी को। तो देखिए, इन सारे कई सारे डिज़ास्टर मिटिगेटिंग मेजर्स के बावजूद यहाँ पे बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट आज तक हुआ है ना। इंडिया देखिए बहुत सारे ऐसा कोशिश भी करता है कि वो बाकी सारा जो डिज़ास्टर मिटिगेशन है उसे डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़े, किसी तरह ऐसा कुछ बनाए कि जिससे हमें और अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम और बड़ा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अच्छे से बढ़े, इंश्योरेंस, एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस फैले, एजुकेशन कैंपेन भी चलाने की कोशिश करी जाती है। ज़्यादातर ऐसे कैंपेन्स को रूरल एरियाज़ में, गाँव देहात के इलाकों में चलाया जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा-सा लोग कम जानते हैं, तो उनको और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है ना? जिसमें कोशिश है कि भई प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करा जाए, है ना? और मजबूत बनाया जाए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को, इंटरनेशनल कम्युनिटी कोऑपरेशन हो, मतलब हर जगह आपसे लोग साथ में मिलके काम करें। तब तो यहाँ पे चीज़ें हो जाएँगी, वरना इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल है थोड़ा। क्लियर है? तो मिटिगेशन हमने समझा। उसके बाद बात आती है सिग्निफिकेंस हमने समझी। अब नेक्स्ट जो है रिस्क रिडक्शन के अंदर में बात समझ ली। अब जो सेकंड आता है ये क्विक रिस्पॉन्सेस। तो क्विक रिस्पॉन्सेस के अंदर देखिए क्या आता है। देखो, मुसीबत आ गई, नहीं रोक पाए, तो अब उस मुसीबत से अगर सही से डील कर लिया जाए तो उस मुसीबत से फटाफट से बाहर आ जा सकता है। लेकिन अगर मुसीबत को लेके अपने पास रखोगे तो कैसे इन मुसीबत से बाहर आओगे? तो क्विक रिस्पॉन्स में यही है कि मुसीबत आए तो उसे कैसे ही फटाफट से रिस्पॉन्स करके डील करें, उससे आप जिंदगियां बचा सकते हो, प्रॉपर्टी को और बचा सकते हो जो बर्बाद होने से, और जो खतरा है, जो अड़चने हैं, वो और कम कर सकते हो इस क्राइसिस। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे कोई मुसीबत आती है अगर, तो उसमें आपको सब एक साथ सारे लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंटल सिस्टम हो, पूरा गवर्नमेंटल सिस्टम, उसके साथ सिविल सोसाइटी, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब कुछ अच्छे एफर्ट्स उठाए जा सकते हैं। और इस रिस्पॉन्स में ना ही सिर्फ ट्रेडिशनल कोपिंग मैकेनिज्म हो, मतलब पहले के लोग कैसे इन मुसीबतों से टैकल करते थे या हम पहले कैसे इनसे टैकल करते थे, ये सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ऐसी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन भी हो कि हम पुराने ज़माने से लोग जो कर रहे हैं, पहले हम जो करते थे, उसके साथ साथ अभी की रिसर्च और वगैरह से हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो। तो सालों साल का एक्सपीरियंस लेके एक यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसा होलिस्टिक, एक हर एक चीज़ को ध्यान में रख के एक ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाए, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो काफ़ी प्रोफेशनल हो, काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड हो, इनोवेटिव हो, पीपल सेंट्रिक हो, ठीक है, लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो देखिए क्विक रिस्पॉन्सेस को हम अगर देखें तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये जो फ्रेज़ होता है इसमें आता है कि इमरजेंसी सर्विसेज, जो भी मान लीजिए कहीं पे मुसीबत आ गई या लैंडस्लाइड हो गई मान लीजिए कहीं पे, अब वहाँ पे लोग फंसे हैं, तो वहाँ से निकालने के लिए तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। तो मतलब समझते हैं, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं डिजास्टर एरिया के, जहाँ पे डिजास्टर आया है वहाँ सबसे पहले पहुँच के कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। और इसमें फर्स्ट वेव आती है मेन जो इमरजेंसी सर्विस होती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आग लगी है तो फायर ब्रिगेड्स आएंगे ना वहाँ पे, तो भाई फायर फाइटर्स आते हैं, या पुलिस पहुँचती है, एम्बुलेंस पहुँचते हैं, समझ रहे हैं, तो भाई जो लोग जले हैं उनको निकाल लिया जाएगा, पुलिस देखेगी क्या है, तहकीकात करेगी। तो इसको सपोर्ट करा जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट आपका वेव हो गई। उसके बाद इनको सपोर्ट करा जाता है कई सारी और सेकेंडरी इमरजेंसी सर्विसेज से, जैसे कि अब आई इसके बाद स्पेशलिस्ट रेस्क्यू टीम जो वहाँ से लोगों को बचाना शुरू कर रही है, समझ रहे हैं। उसके अंदर क्विक रिस्पांस में फिर क्या आता है, इसमें ये होता है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें वापस से वहाँ पे रीस्टोर करना, जो फैमिलीज़ जिनको अफेक्ट हुआ है, जिनको जो है मुसीबत का सामना करना पड़ा है, उनको वहाँ से उठा के कहीं और लेना, मान लीजिए उनके घर चल गए हैं तो कहाँ रहेंगे वो, तो एक पर्टिकुलर सेफ जगह पे उनको पहुँचाना,
ठीक है, जो लोग की डेथ हो गई है, मर गए हैं, है ना, उनको कैसे क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स, मतलब कहीं पे मुसीबत आ गई है, वही जो टूट टाट गया है, तो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं कि भाई इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रेफरेंस में, उसकी लोकेशन के रेफरेंस में, सोशल स्कीम वगैरह, इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। अब आप कहो कि मैम क्विक रिस्पॉन्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसे कि शब्दों से ही लग रहा है कि कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूरत पड़ रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये इमीडिएट इमीडिएट मिटिगेटिंग इम्पैक्ट लाता है, मतलब अगर आप तुरंत पहुंच जाते हो तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी बर्बाद होने से बचा सकते हो। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे 85% जो है वो इन शॉर्ट कैटास्ट्रॉफी है। ये आप समझिए यहाँ पे कि मतलब कि नेचुरल डिजास्टर ऐसा डिजास्टर होता है जो इमीडिएट और बहुत बड़े लेवल पे खतरा साबित होता है, डैमेज करता है, समझ रहे हैं, और पता चलता नहीं है कब क्या आ जाए। और इम्पोर्टेंस इसकी ये भी है कि हज़ारों हज़ारों ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद हो सकती हैं, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, हर साल होते भी हैं। और यही एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि भाई भाई रिड्यूस करना, ऐसे मेजर्स उठाए जाएं जिससे रिस्क यहाँ पे कम हो और डिज़ास्टर का जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म रेजिलियंस ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़, जिनको खतरा है उनको कैसे आप इन चीज़ों से बचा सकते हो, तो ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम इसके इश्यूज़ की बात करें तो देखिए, दूसरे आपके एक्टर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि सरकार के साथ हो गया, सिविल सोसाइटी के साथ हो गया, इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो गया, तो अभी रिसेंट भाई ये कोऑर्डिनेशन बना के चलना काफ़ी मुश्किल है। और अभी का एग्जाम्पल भी रहा है जो आपका उत्तराखंड फ्लड आई थी 2013 में, केदारनाथ वाली, जून में आई थी। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि काफ़ी मुश्किल है इमिजिएटली सरकार का अप्रूवल पाना काम को वहाँ पे स्टार्ट करने में। तो ये एक दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। और दूसरा इशू ये आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिजास्टर रिस्पांस स्ट्रक्चर एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे जो आपका इंस्टीट्यूशंस वगैरह है रिस्पांस, डिजास्टर रिस्पांस के, ये जो है यहाँ पे इसकी दिक्कत है। हुँ? तो ये दोनों तो हमने देखा। तीसरा आता है फेज 3 के अंदर, हम देख रहे थे वहाँ पे रिकवरी। तो रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है। इसके अंदर क्या है कि अब डिजास्टर आके चला गया, अब यहाँ पे रिकवर करने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म आफ्टर मैथ होता है डिजास्टर का, मतलब डिजास्टर के बाद जो सब बर्बाद करके चला गया है उसे वापस से, अब उत्तराखंड में काफी टाइम बाद रिस्टोर हो पाई थी चीजें, है ना, अब वापस से लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए, तो ये चीज इसमें आती है। और ऐसे काम करना जिससे हम फिर से सस्टेनेबल रीडेवलपमेंट करें, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करें, रिहैबिलिटेशन करें, समझ रहे हैं ना। ये आपका रिस्पॉन्स फेज से अलग है। रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि तुरंत आता है कि भाई तुरंत वहां पहुंचे और तुरंत वहां से उठा के लोगों को हटाया गया, ये सब नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे लोगों को हटा दिया गया सब है, अब जो चीजें बर्बाद हो गई हैं फिर से लोग अपना घर वहां कैसे बसाएंगे, समझ रहे हैं? तो इमीडिएट नहीं है, अब यहाँ पे चीजें धीमे 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 नॉर्मल लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म यहाँ लगेगा, काफी वक्त लगेगा इसके अंदर। और इसमें मेनली ये होते हैं कि फिर से जो भी प्रॉपर्टी खराब हो गई उसे फिर से बनाना, लोग जहाँ एम्प्लॉयड थे फिर से उनको उन जगह पे एम्प्लॉयमेंट देना, या जो भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह, रेलवे वगैरह की लाइंस वगैरह बर्बाद हो गई हैं तो उनको फिर से वहाँ पे बनाना। अब आप बोलोगे कि मैम ये रिकवरी वाला फेज कब से शुरू होता है? देखिए, रिकवरी फेज शुरू होता है व्हेन द इमीडिएट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ हैज सबसीडेड। यहाँ पे देखिए, डिजास्टर गया और रिकवरी फेज शुरू, ठीक है। इस टाइम पे जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम समझें कि किस लोकेशन पे हम काम करने जा रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, प्रॉपर्टी का, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और कम्युनिटी रेजिलियंस ये एक की फैक्टर होता है इस डिजास्टर रिकवरी में, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें आपका, ये आप कह सकते हो, ये जो फ्रेज है इसके अंदर 3 ओवरलैपिंग फ्रेज आते हैं, है ना, इसलिए हम लोग इसको 3 आवर्स बोलते हैं। आइए हम समझाते हैं आपको। तो हमने रिकवरी आपको समझा दिया, उसके बाद एक रिलीफ आता है, ठीक है। इसके अंदर एक रिलीफ आता है, इसमें ओवरलैप करता है रिलीफ, कि ये वो पीरियड है जो इमिजिएटली डिजास्टर के बाद आता है, और जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि जो भी लोग सरवाइव कर गए हैं, बच गए हैं, या उनको बहुत दिक्कत है, उन्हें हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, रिलीफ प्रोवाइड करें। उसके बाद आता है रिहैबिलिटाइजेशन। तो इसमें क्या आता है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम करते हैं ताकि हम, जो भी लोग जो विक्टिम्स हैं, जो बेचारे
जिनको दिक्कत हुई है वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो वहाँ से बेचारे थोड़े वक्त के लिए किसी भी पब्लिक यूटिलिटी सेंटर में या कहीं भी ऐसे आके रहेंगे जब वो अपना काम कर सके, थोड़ा नॉर्मल आए, है ना। और उनको टेम्परेरी कुछ काम दिया जाए जब तक के लिए उनकी ज़िंदगी वापस से नॉर्मल नहीं हो रही है। और तीसरा आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, ये देखिए नॉर्मल कम्युनिटी में जाने के लिए आपका फिर से जैसे डिजास्टर के पहले चीज़ें थी उस काम को भाई वापस से उस ज़िंदगी को लाने के लिए सब चीज़ें वापस से बनानी पड़ेंगी। तो ये आता है रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। आई होप अपनी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करने जाते हैं अब डिजास्टर रिस्पॉन्स इन इंडिया। तो हमारे देश में कैसा है डिजास्टर रिस्पॉन्स, उसके बारे में समझते हैं। तो सेंचुरीज से हम देख रहे हैं, 100 सालों से देख रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज ने अपना खुद का सर्वाइवल मैकेनिज्म बना लिया अपने। जैसे कि आप देखते होंगे, उनको पता होता है, कहीं पे भी आप जाओगा तो आप देखोगे कि भाई वो लोग काफ़ी फेमिलियर है अपने यहाँ आए हुए डिजास्टर से। चाहे वो बाढ़ों को देख लो किसी कोस्टल एरिया में, उनको पता होता है कि भाई इस वक्त के लिए हाँ दिक्कतें आएंगी, लेकिन इट इज़ ओके, और हम उसको जो है वो सर्वाइव करेंगे और इस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो ये होता है। और इतने जो नॉलेज हमको सालों साल से दादा परदादा से उनके एक्सपीरियंस से मिली है हमारे कंट्री में, यही हमारे कंट्री की एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी आप कह सकते हो। अर्थशास्त्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय चाणक्य चंद्रगुप्त, यहाँ पे मौर्य के टाइम की बात है, 4th सेंचुरी BC की बात है। और ये पूरा एक सेक्शन था इसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य गुरु, है ना। तो भाई ये सीधा सीधा एक सेक्शन था, वो पूरी तरीके से उसके अंदर लिखा हुआ था, मेजर्स दिए गए थे कि किस तरीके से फेमीन से लड़ना है। तो समझ रहे हैं, उस टाइम पे पूरा प्रॉपर दिया गया था, उस किताब में सब दिया है। और जो कम्युनिटी है वो यूजुअली पहले रिस्पॉन्डेंट होती है। अगर मुसीबत किसी एरिया में आ रही है तो वहाँ के लोग जो है वो सबसे पहले, किसी कोई कोई उनको बचाने के लिए आएगा वो तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को क्या नॉलेज है, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वही हुए। तो जो पहला लेवल होता है रिस्पॉन्स का सरकार के बिहाफ पे, वो होता है गांव वगैरह में, वो आस पास के पुलिस स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो रेवेन्यू फंक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पटवारी होते हैं गाँव में, पटेल होते हैं, तलाती करनाम वगैरह, है ना। और अगर हम वही शहरों में बात कर लें, अर्बन एरियाज में बात कर लें, तो वो वहाँ की सिविक अथॉरिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह आते हैं, लोकल पुलिस स्टेशंस आते हैं, ठीक है। तो ये मदद करने वाले सरकार की तरफ से पहले लेवल पे यही लोग होते हैं। और आज की डेट में बताऊं तो पंचायत की कोई भी ऐसी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिएक्ट करें इंस्टीट्यूशनली, किसी भी अफेक्टिव मैनर में रिएक्ट करें ऐसी सिचुएशन में। और अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये काम करता है, इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो यहाँ पे ये मेन रोल निभाता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायत के पास ऐसा कुछ अब यह कैपेसिटी नहीं है। अब देखिए इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के पास तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इनके पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी चीज़ों में बहुत सारी हमारी लो कॉस्ट पड़ती है। और जो है हमारी और भी चीज़ें हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी हैं, एनजीओज़ वगैरह भी हैं, डोनर्स वगैरह भी हैं। तो इसमें हम कहीं पे जूझ भी रहे हैं और कहीं पे हमारे पास बहुत फ़ायदे भी हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी हैं। और अभी जो हम ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह हम लोगों ने कर दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि अब देखते हैं ना, लोकल लोकल बॉडीज़ भी हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे है लोकल बॉडीज़ वगैरह भी हैं। तो एक नया चैलेंज है सेक्टर के लिए, है ना। क्योंकि भाई देखो, अब चीज़ें क्या है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें मजबूत बना के चलनी है, और इसके लिए हमें बहुत अच्छा डिसीजन प्लानिंग करनी होगी, बहुत अच्छे प्रिपेयर रहना होगा, समझ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशनल है, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसोर्सेज हैं, डिजास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, रीजन के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें हमारे पास, कुछ फ़ायदे भी हैं और इन सब फ़ायदों का कैसे उपयोग करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया की अभी हम बात करें तो इंडिया के पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सब इंटीग्रेटेड है, जो कि आपका नेशनल जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हैं स्टेट से भी, और उसके साथ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी। तो जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सप्लीमेंट करती है स्टेट रिलीफ एफर्ट्स को। कैसे? अपने सपोर्टिव एक्शन के थ्रू सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके यहाँ पे काम करते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे भाई अच्छा मैनेजमेंट हो,
है ना, अच्छे ऑपरेशंस करे जाएँ। तो ये सब आप देखते हैं कि भाई इसमें बहुत सारे कंटिजेंसी एक्शन प्लान ये इसको बैकअप किससे मिला हुआ है कि कंटिजेंसी एक्शन प्लान से, CAP से। और CAP यहाँ क्या करता है, ये रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर बताता है, ये पूरा ऐसा रोल निभाता है सेंट्रल मिनिस्ट्रियल और डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो अच्छा काम करता है। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिसे हेड करा जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, समझिए यहाँ पे, समझिए, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसे हेड कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है। इसके अंदर आपके नोडल मिनिस्ट्रीज आती हैं, जो है पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एग्रीकल्चर। ये देखती है कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, कैसे हम प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, कैसे कैसे भाई रिकमेंडेशन देनी है असिस्टेंट्स के लिए। तो यहाँ पे डिजास्टर के आने से पहले काम करने वाले इसके ऊपर बहुत है। और सरकारें, मतलब स्टेट की जो सरकारें, राज्य की सरकारें, इनके पास ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई मुसीबत आती है तो आप उसमें से फटाफट से लोगों को वहाँ से निकालिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करिए, रिलीफ मेजर्स लीजिए। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो ये सब कहाँ से आप, ये सब किसके थ्रू करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट रिलीफ कमिश्नर के थ्रू, ठीक है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड रेवेन्यू कमेटी, जिसे हेड हेड करा जाता है कलेक्टर के द्वारा। इसमें भी आपका ये भी पार्टिसिपेट करती है, इसमें कई सारी, आई एम सो सॉरी, इसके साथ पार्टिसिपेट करती हैं कई सारी रिलेटिव एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स और NGOs, और सब यहाँ पे मिलजुल के फिर काम करते हैं। क्लियर है। तो डिजास्टर रिस्पॉन्स इन इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इसका लीगल फ्रेमवर्क आपको समझाते हैं। ये देखिए, तो लीगल फ्रेमवर्क में देखिए सेंटर ने यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी हुआ है NDMA, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये आया था 26 दिसंबर 2005 को। किस लिए आया था कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए कि किस तरीके से हमें डिज़ास्टर मैनेज करना है, इसके लिए कैसे प्लान बनेंगे और कैसे मेजर्स लिए जाएं, कि भाई सरकार के द्वारा कई सारी, सरकार की जो नीचे नीचे डिपार्टमेंट्स हैं या सरकार की जो भी विंग्स हैं, जो भी उसको मदद कर रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर कैसे प्लान बनाया जाए, कैसे मेजर्स बनाए जाए, जिससे हम जो है वो रोक लगा सकें, प्रिवेंट कर सकें, या जो डिजास्टर के इफेक्ट्स हैं उनको हटा सकें, ठीक है। और हम इसमें काम जो करेंगे वो एक तरीके से होलिस्टिक काम करेंगे, क्या, कोऑर्डिनेटेड काम करेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि हम फटाफट से डिजास्टर की सिचुएशन में रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है। तो देखिए, लीगल फ्रेमवर्क हमने समझा। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इस पूरे एक्ट के बारे में आप यहाँ पे चीज़ें समझेंगे। एक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, गौर से समझिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहली बात, ये एक्ट कहता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट करा जाए NDMA का, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, जिसमें प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन बनेंगे। क्लियर है, चेयरमैन कौन होगा, प्रधानमंत्री। दूसरी बात, जो एक्ट है वो सेक्शन 8 के अंदर आता है, और इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाएगी, यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो नेशनल अथॉरिटी को असिस्ट करेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC। क्लियर है। अब NEC के अंदर कौन कौन लोग होंगे, NEC के अंदर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपके इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ होम, एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के। क्लियर है, फॉरेस्ट, फाइनेंस वगैरह के, हेल्थ के, पावर के, रूरल डेवलपमेंट के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन के, आपके अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज के। और इसमें होम सेक्रेटरी सर्व करेंगे चेयरमैन एज एन एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब जो भी होम सेक्रेटरी होगा, है ना, यहाँ पे वही इसका चेयरमैन होगा। क्लियर है। ये फिर से समझ लीजिए एक बार को, ये एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी, जो कि नेशनल अथॉरिटी को असिस्ट करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके अंदर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे सरकार के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ होम, एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, फाइनेंस मतलब एक्सपेंडिचर वाला, हेल्थ, पावर, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज। और इसके होम सेक्रेटरी, जो भी होम सेक्रेटरी होगा वो चेयरमैन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जो चीफ होगा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, ऑफ द चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे NEC के।
और NEC यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी, वो प्रिपेयर करेगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को पूरे कंट्री के लिए प्लान बनाएगी। कैसा कि ऐसा हो कि ऐसा प्लान हो जिसे बार बार रिव्यू करे, अपडेट करा जाए हर साल, और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए एक अच्छे पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तीसरी बात इसके अंदर लिखी है कि जो सारी राज्य सरकारें हैं, स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट है, कि जो मैंडेट करी गई है सेक्शन 14 के अंदर इस एक्ट के, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है आर मैंडेटेड अंडर सेक्शन 14 of the act to establish state disaster management authority। अब समझिए यहाँ पे चीज़ों को, ये जो राज्य की सरकारें हैं, है ना, उनको एक यहाँ पे एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया है कि आप ये काम करोगे। क्या काम करोगे आप? सेक्शन 14 के अंदर इनको ऑफिशियल ऑर्डर ये दिया गया है इस एक्ट के कि आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाओगे। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर चीफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के, जो स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, ये चेयरपर्सन बनेंगे। क्योंकि देखिए स्टेट का नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री है, तो राज्य के लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो चेयरपर्सन होंगे। और 8 से ज़्यादा मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, 8 मेंबर्स लगभग होने चाहिए। साथ ही साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पे ये स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएगी, और इस इम्प्लीमेंट कैसे करना है नेशनल प्लान को वो सब समझेगी, जानेगी और ये करेगी। उसके साथ ये यहाँ पे इसको ऑफिशियल ऑर्डर ये भी दिया गया है कि ये सारे ही जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट के, वो प्रिपेयर रहें जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में लिखा है उस हिसाब से, जैसा कि नेशनल या स्टेट अथॉरिटीज़ ने प्रिस्क्राइब करा है, बताया है कि भाई देखो इस तरीके से नेशनल डिजास्टर या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, उसके हिसाब से सारे डिपार्टमेंट जो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट इस एक्ट का कहता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। क्या है? DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है ना, तीसरा पार्ट आ गया, नेशनल हमने देख लिया, स्टेट हमने देख लिया, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हम लोग आ गए। चेयरपर्सन जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के होंगे, ये कौन होता है सबसे बड़ा? वहाँ पे कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर बन जाएंगे, या वहाँ का DM जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो होगा, इन तीनों में से कोई भी चेयरपर्सन बन सकता है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना, मान लीजिए कोई एक बंदे को इलेक्ट करा गया है उस एरिया से, वो मेंबर हो जाएगा DDMA का, और वो एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएगा, ये भी बन सकता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होगी यहाँ पे क्या करेगी? वो प्लान करेगी, सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगी, है ना, और इम्प्लीमेंट करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट को डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि हर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, डिजास्टर मैनेज सही से हो रहा है कि नहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे भी गाइडलाइंस में दिया गया है नेशनल और स्टेट अथॉरिटीज़ की। पांचवी बात इसके अंदर एक्ट की लिखी गई है कि आपको एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनानी है, जो कि हमने 11th चैप्टर में 3rd पार्ट के अंदर सही से पढ़ी थी। तो ये एक्ट कहता है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनानी चाहिए, जो एक अच्छी स्पेशलाइज रिस्पांस दे दे। मान लीजिए कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे पहुँच के उनके अंदर जो बटालियंस हैं वो सारी की सारी मदद प्रोवाइड कर सके। और ये जो है वो डायरेक्टर जनरल जो कि अपॉइंट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर आएगी। छठी बात ये एक्ट कहता है कि इसके अंदर प्रोविजन है कि आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड भी बनाना है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, तो फंड भी बनाना है, और साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी बनाना है। और ऐसे ही फंड्स आपको स्टेट लेवल पे भी बनाने हैं, और ऐसे ही फंड्स आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाने हैं। क्लियर है? इस एक्ट के अंदर 7वीं बात ये कही जाती है कि आपको स्पेशल रोल्स दिया जाएगा, लोकल बॉडीज़ को स्पेशल रोल दिया जाएगा, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, कि भाई अगर डिजास्टर आता है तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रेफरेंस में इन लोग को स्पेशल रोल दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 वाला, 2005 वाला, ये कहता है कि भाई देखो आपको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा, जिसके चेयरमैन या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या कलेक्टर होंगे, वाइल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोकल अथॉरिटी का, ये इसका को चेयरमैन बन जाएगा। क्लियर है? और उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जहां पे जिला परिषद है, वहां पे जो चेयरमैन है ये एक्स ऑफिशियो को चेयरमैन बन जाएंगे। मतलब जो भी जिला परिषद का चेयरमैन होगा वो यहाँ का अपने आप ही चेयरमैन बन जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। तो ये बात ये एक्ट कहता है अपने 7वें पॉइंट में। अपने 8वें पॉइंट में एक्ट कहता है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है, जिस तरीके से भी रणनीति प्लानिंग करी जाएगी, इसे सब डिविजनल, ब्लॉक और विलेज लेवल तक भी कैरी डाउन होगा। मतलब एक ग्रास रूट लेवल तक भी चीजें हों, ये ना हो कि सिर्फ शहर में पहुंच रही हैं या ये डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही हैं। कोई गांव में दिक्कत आती है तो प्लानिंग गांव तक के पास होनी चाहिए।
हर एक गांव, हर एक विलेज मल्टी हजार्ड प्रोन डिस्ट्रिक्ट का जो होगा, है ना, मतलब ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, या बाढ़ भी आ सकती है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो गांव होंगे, इनके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे पूरा बनाएगी कि कैसे जो है प्लान होगा, किस तरीके से इस प्लान में जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कैसे प्लान होगा, और इसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि विलेज लेवल के होंगे, साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज के, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज होंगे, जैसे कि आपका डॉक्टर्स हो गए, या लोकल भाई पैरामेडिक्स वगैरह हो गए लोकल अथॉरिटीज के। फिर उसके साथ साथ भाई जो पैरामेडिक्स हैं आपके, सॉरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह जो भी आपका गांव में होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स वगैरह, ये सब होंगे। और प्लान के अंदर ये होगा कि भाई कैसे प्रिवेंट करना है, मिटिगेट करना है, प्रिपेयर करके रखना है ना, सारे मेजर्स ये उठा सके, ऐसा प्लान अच्छा होगा। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स वगैरह विलेज लेवल पे, इसमें आपके वो सारे मेंबर्स होंगे जो यंग ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जैसे कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जैसे कि नेहरू युवक केंद्र के मेंबर्स हो गए, या दूसरे कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, या फिर जो अपनी मर्जी से चाहते हैं गाँव से जाना। ठीक है, टीम्स के बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आप इन सबसे हटा सकते हो, कैसे आप ढूंढ ढूंढ के लोगों को बचा सकते हो। ठीक है, वो जो फर्स्ट एड ट्रॉमा काउंसलिंग होती है कि भाई इंसान एकदम से आया तो इंसान भी झटके में आ जाता है ना, उन लोग को कैसे बचाना है, उन लोग के दिमाग पे जो इफेक्ट पड़ा है उसे कैसे हटाना है, समझ रहे हैं ना। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, जो कमेटी ये बनाई गई है, वो इस प्लान को देखा करेगी बार बार, एटलीस्ट साल में एक बार तो देखेगी देखेगी, है ना। जैसे अवेयरनेस लोगों में फैलाना, गांव वालों को बताते रहना कि भाई देखो क्या करना है, अगर मान लीजिए मुसीबत आ जाती है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे जो विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है या डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं, ऑलरेडी इनको बना भी दिया गया है आजकल हमारे देश में। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में क्या था, एक्ट को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा गया था, क्योंकि इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे, एनजीओज वगैरह थे, इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, लोकल कम्युनिटीज़ थी, सिविक ग्रुप्स थे, है ना, कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि भैया हायरार्की चलने लगेगी, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, कमांड कंट्रोल को लेके बहुत बात थी कि टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी, है ना, और सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। बट अगर हम देखें ओवरऑल तो बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। धीमे धीमे ये एनडीएमए का एक्ट बहुत अच्छा साबित हो सकता है, और हमें कोरोना काल में तो हमने देखा कि हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारा इसके साथ पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट मेरे काम में कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ पर्क्स भी इंजॉय कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करना चाहें तो सिर्फ आईएस के नाम से पेज है, ये सारे वीडियोस मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे चाहें तो कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।